Jai Hind friends, how are you all? All good? Yes? Yeah. So in previous class we have done GDP, types of GDP, right? So today in this class we are going to start what? We are going to start income. What is income? भाई आप सभी लोग काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, किसी का शॉप है, किसी का ठेला है, किसी का कुछ है, मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी कमाते हो, काम करते हो, उस काम करने के बदले जो आप पैसा कमाते हो, पैसा अर्न करते हो, महीने के अंत में हो गया, 15 दिन का हो गया, 10 दिन का हो गया, 1 दिन की इनकम हो गई, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग जो आपको पैसा मिलता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सैलरी भी होती है सर, उसको सैलरी भी बोलते हैं। करेक्ट, सैलरी भी बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि इनकम भी अलग अलग तरीके की इनकम होती हैं? सो मीन्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम अलग अलग तरीके की इनकम होती है। सो जो इनकम वाला जो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस होल टॉपिक। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड ये टॉपिक बहुत मज़ेदार है। आई होप यू नो आप लोग सभी मतलब अच्छा लगेगा ये। और देखिए चलो स्टार्ट कर। देखिए इनकम में जो पहली इनकम होती है उससे बोलते हैं मॉनेटरी इनकम। क्या होती है? मॉनेटरी इनकम। भाई मॉनेटरी इनकम बाय द वे होती है, देखिए मॉनेटरी इनकम की अगर मैं बात करूँ तो मॉनेटरी इनकम होती है क्या? देखिए मॉनेटरी इनकम वो इनकम होती है जो काम करने के बदले आपको जो पैसा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए किसी का स्कूल है। अब जो स्कूल का प्रिंसिपल है या स्कूल का जो हेड है वो हेड मेरे पास आता है और आने के बाद मुझसे बोलता है कि सर आपको हमारे स्कूल में 2.5 घंटे के 2 लेक्चर लेने हैं। 2.5 घंटे का मतलब एक लेक्चर 2.5 घंटे का, दूसरा लेक्चर भी 2.5 घंटे का, तो 5 घंटे की मुझे पर डे क्लास लेनी है और महीने के अंत में जाके आपको 50,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। मैंने बोला ठीक है भाई, इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि जो वो बंदा मुझे महीने के अंत में 50,000 रुपये सैलरी देगा वो किस बात की सैलरी देगा? आप कोई काम कर रहे हो उसी बात की तो सैलरी देगा, मुफ्त में तो दे नहीं रहा है। आप कंपनी में काम करने जाते हो, फैक्ट्री में काम करने जाते हो, तो वो काम किस मतलब वो पैसा किस लिए दे रहा है? जो ऑनर है या जो बॉस है, आपका सर है, वो किस बात के पैसे देंगे? काम करने के। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जाके किसी लड़की को कैफे में घुमा रहे हो या होटल में घुमा, रेस्टोरेंट में, और आजकल तो लाल रंग का जो कमरा चला है उसकी तो बात ही अलग, उसमें घुमा रहे हो, तो उसके बदले बॉस बोलेगा भाई क्या गजब तरीके से तुमने लड़की बताई है, मुझे भी बता दे। बुढ़ापे में मेरे अंदर जो मतलब आसक्ति बची हुई है, शक्ति नहीं आसक्ति, आधी शक्ति बची हुई है, उसका तो कुछ मतलब दुरुपयोग नहीं सदुपयोग कर लो। अच्छा जी, तो इस बात के तो पैसे मिलते नहीं उनको, तो उनको पैसे किस बात के मिलते हैं? भाई किसी कंपनी में जब आप जाओगे तो कभी कभी ओवर टाइम करा लेते हैं और इस तरीके से घसीटते हैं कि ऐसा लगता है कि वास्तव में इससे बड़ा जो नर्क है वो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद लोगों की कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि उनको वो काम करने के लिए मजबूर कर देती है। आप दिल्ली में आइए, दिल्ली में आने के बाद आपको ऐसे छोटे छोटे जो लेबर मतलब चाइल्ड वर्क वाले लोग भी मिलेंगे ऐसे कंपनी में जो हायर करते हैं, बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। और वास्तव में जो बच्चे हैं उन बच्चों से पूछा जाए कि आप मतलब ये जो अंकल है या जो ऑनर है वो फोर्सफुली आपसे काम कराते हैं? वो बच्चे ये बोलेंगे ये हमसे फोर्सफुली काम नहीं कराते, हमारी इच्छा है कि हम खुद काम करने आए हैं। अब ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जो बच्चे हैं पढ़ने की उम्र में, खेलने खाने पीने की उम्र में, कि वो काम कर रहे हैं। और गांव में आप जाइए, गांव में 35-36 साल के लोग मिलेंगे आपको पेड़ के नीचे। भाई पेड़ के नीचे वहाँ पर ईंटों की लाइन लगा के उस पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद ऐसा बात मतलब बैठने के बाद वहाँ पर ऐसी क्राउड बना लेंगे जैसे कि यूएनओ की जो मीटिंग चल रही हो वहाँ पर, और अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हों कि आगे फॉरेन पॉलिसी क्या होगी इंडिया की। उस तरीके से वहाँ पर क्या कर बातचीत करते हैं। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट है, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, बीवी के पल्लू में बनकर रहना चाहते हैं, सीधी सिंपल बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉनेटरी इनकम क्या होती है? मॉनेटरी इनकम साफ साफ भाषा में बोला है किए गए काम के बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इनकम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट करके सोचिए, आप लोग काम करते होंगे और काम करने के बदले आपको जो पैसा मिल रहा होगा, भाई किसी को मतलब कोई पढ़ा आता है, पढ़ाने के बदले जो पैसा मिलता है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के बदले डॉक्टरी कर रहा है, जो मतलब सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले जो पैसा मिल रहा है, कोई शॉपकीपर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है। मतलब अलग अलग तरीके जो प्रोफेशन में जो लोग हैं उन लोगों का जो काम करने का अलग अलग तरीका है, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। उसके वजह से उसके थ्रू जो उनकी अर्निंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको?
इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इनकम मतलब काम किए गए, कोई काम किया आपने और काम करने के बदले आपको जो पैसा मिलेगा उस पैसे को क्या बोलेंगे? मौद्रिक आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम बोलेंगे। ठीक है सर, हमने कोई काम किया और काम करने के बदले हमें पैसा मिला, यहाँ पर इनकम मिली, यहाँ पर हमें सैलरी मिली, यहाँ पर मनी मिला, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी इनकम बोलेंगे। ये तो पहली इनकम हो गई। एक और इससे मिलती जुलती इनकम होती है, उसे बोलते हैं डाइवोर्सेबल इनकम। भाई डाइवोर्स नहीं, डाइवोर्सेबल इनकम। दूसरी इनकम होती है उसका नाम होता है डाइवोर्सेबल इनकम। क्या होती है? डाइवोर्सेबल इनकम। सर ये इनकम कैसे होती है? देखिए ये इनकम कैसे होती है, इस इनकम की बात करते हैं। ये इनकम उन लोगों के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा रईस हैं, अच्छे घर खानदान से आते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक मुन्ना भाई है, मतलब मुन्ना भाई हाँसी के मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई की जो पर मंथ सैलरी है वो 5 लाख रुपए है। देख रहे हो, नाम जैसा नहीं है वैसे कि तो उसकी सैलरी है। और किसी का नाम है रिक्की, रॉकी, टोनी, डोंकी, तो उनकी सैलरी भी नहीं होती 5 लाख रुपए। अब मुन्ना भाई की सैलरी है 5 लाख रुपए पर मंथ। मुन्ना भाई की सैलरी मुन्ना भाई को मिला, मुन्ना भाई को सैलरी मिली। अब मुन्ना भाई ने कोई काम किया होगा तभी तो उसके बदले उसको सैलरी मिली होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि रोड पर नंगा नाच कर रहा हो उसके बदले उसको सैलरी मिली हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मुन्ना भाई ने कोई काम किया, काम करने के बदले उसको जो पैसा मिला वो उसकी क्या हो गई? मॉनेटरी इनकम हो गई। क्या हो गई? मॉनेटरी इनकम हो गई। ठीक है सर, मॉनेटरी इनकम हो गई। अब मॉनेटरी इनकम आने के बाद मुन्ना भाई पे लगेगा टैक्स। मुन्ना भाई ने दिया 10% टैक्स। और मुन्ना भाई की जो इनकम है कितनी है? भाई कोई मुन्ना भाई है, अब जो मुन्ना भाई सपोज कीजिए ये मुन्ना भाई है और इस मुन्ना भाई की जो इनकम है वो कितनी है? 5 लाख। 5 लाख पर मुन्ना भाई ने दिया 10% टैक्स, और 10% टैक्स देने के बाद इसकी इनकम कितनी बची? 4.5। भाई इसने जो टैक्स दिया, टैक्स कितना दिया? 50,000 रुपये इसने टैक्स दिया। 50,000 रुपये इसने टैक्स दिया, और टैक्स देने के बाद मुन्ना भाई की जो इनकम बची कितनी बची? 4.5 लाख रुपये इनकम बची। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो मौद्रिक आय आपको मिलती है और मौद्रिक आय में से टैक्स निकाल कर जो पैसा बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइवोर्सेबल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवोर्सेबल इनकम बोलते हैं। हिंदी में से बोलते हैं प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय वह आय होती है जब मौद्रिक आय में से टैक्स या कर निकाल कर जो पैसा बचता है उसे मौद्रिक आय, उसे क्या बोलते हैं? डाइवोर्सेबल इनकम। तो कहने का मतलब ये है कि मॉनेटरी इनकम में से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? टैक्स करना है। क्या करना है? टैक्स करना। टैक्स निकाल कर जो पैसा बचेगा उसे क्या बोलेंगे? डाइवोर्सेबल इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवोर्सेबल इनकम बोलेंगे। भाई ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी क्लास में पेन पेपर लेके बैठो, क्योंकि अगर आपके पास पेन पेपर नहीं होगा तो चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते हो, ना ही दिमाग में रख सकते हो। तो मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको तो रनिंग नोट्स बनाओ, और ऊपर से मैं जो डेफिनेशन बताता हूँ उसको हेडिंग दो। हेडिंग देने के बाद आपको डेफिनेशन लिखनी है। और डाइवोर्सेबल इनकम हेडिंग दीजिए। हेडिंग भी नहीं, डाइवोर्सेबल इनकम की हेडिंग दीजिए। हेडिंग देने के बाद उसमें लिखना है कि जब मौद्रिक आय में से टैक्स को निकालकर जो पैसा बचता है उसे डाइवोर्सेबल इनकम या प्रयोज्य आय बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं? प्रयोज्य आय बोलते हैं। ठीक है ना? आफ्टर पेइंग टैक्स वॉट एवर यू गेट दैट इज कॉल्ड डाइवोर्सेबल इनकम। ठीक है सर, ये डाइवोर्सेबल इनकम हो गई। एक और इनकम होती है जैसे कि, हाँ ठीक है, डाइवोर्सेबल इनकम। अब एक बात बताओ, अब बात यहाँ पर ये है कि सपोज आप, हम और भी लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनकी सैलरी 40,000 रुपये 50,000 रुपये है, क्या वो भी बंदा टैक्स पे करेगा? भाई एक बात बताओ, उसकी 40,000 रुपये सैलरी है, 50,000 रुपये सैलरी है, वो क्यों टैक्स पे करेगा? वो नहीं टैक्स पे करने, वही वो टैक्स पे नहीं करने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो क्या उसकी जो मौद्रिक आय है वो मौद्रिक आय डाइवोर्सेबल आय कैसे बनेगी? भाई अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहा तो उसकी जो मौद्रिक आय है बिना टैक्स पे करे ही उसकी जो मौद्रिक आय डाइवोर्सेबल आय हम बोल सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आता? कहने का मतलब ये, अगर कोई व्यक्ति है वो मिडिल क्लास फैमिली से, वो टैक्स पेयर नहीं है, तो उसकी जो मॉनेटरी इनकम है उसी मॉनेटरी इनकम को हम डाइवोर्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया? बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। एक तीसरी इनकम भी होती है, उस इनकम को बोलते हैं रियल इनकम। क्या बोलते हैं? रियल इनकम। रियल इनकम हिंदी में को क्या बोलेंगे? वास्तविक आय। क्या बोलेंगे? वास्तविक आय। एक तीसरी इनकम होती है उसे बोलते हैं रियल इनकम। अब ये जो रियल इनकम में क्या होती है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, रियल का मतलब क्या होता है? सगा संबंधी। भाई आप बोलते ना ये मेरा रियल चाचा है, मतलब सगे संबंधी चाचा हैं, और कुछ उड़ते उड़ते चाचा होते हैं मोहल्ले पड़ोस के, और भी लोग होते हैं।
ठीक है। तो रियल इनकम का मतलब क्या हो गया, अब देखो कंसेप्ट को समझने वाली बात है। मौद्रिक आय में से टैक्स को बढ़ाया तो क्या बची हमारे पास, भाई अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए तो सेम रहेगा। अब मौद्रिक आय में से टैक्स को उठाने के बाद हमें क्या मिला, डाइवर्सिबल इनकम। अब देखो मुन्ना भाई के पास क्या है कि 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए थे। अब मुन्ना भाई के पास एक कर्ज था, मुन्ना भाई ने ले रखी थी लोन, और लोन के मुन्ना भाई को देने थे 50,000 रुपये। अब मुन्ना भाई ने जो इनके पास ये जो 4.5 लाख रुपये बचे, इसमें से इन्होंने 50,000 रुपये क्या दिए, पे कर दिए। और पे करने के बाद इनको जो इनकम बचेगी वो कितनी बची, 4 लाख रुपये। तो कहने का मतलब ये है, अब बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर जो हम बात ये है कि जब मौद्रिक आय में से टैक्स तो भाई काम किए गए, मतलब काम करने के बदले मिला पैसा, मौद्रिक आय होती है। और मौद्रिक आय में से टैक्स को घटाकर जो पैसा बचता है उसे डाइवर्सिबल इनकम या प्रयोज्य आय बोलते हैं, ठीक है सर। अब देखो प्रयोज्य आय में से, अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, प्रयोज्य आय में से लेन देन को घटाकर जो पैसा बचता है उसे क्या बोलते हैं, रियल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल इनकम। जैसे कि आप लोगों ने भाई जिसकी पर मंथ सैलरी 40,000 रुपये, उसने क्या है कि उसने किसी से कर्जा ले रखा 10,000 रुपये का, हालांकि वो टैक्स पेयर नहीं है। जब वो टैक्स पेयर नहीं है तो उसकी जो इनकम आएगी वो इनकम मॉनेटरी इनकम होगी, और मॉनेटरी इनकम को ही हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिबल इनकम बोलेंगे, क्योंकि वो टैक्स पेयर नहीं है। अगर वो टैक्स पेयर होगा तो उसके टैक्स निकालने के बाद डाइवर्सिबल इनकम हो जाएगी। तो कहने का मतलब उसकी डाइवर्सिबल इनकम है जो मॉनेटरी इनकम है, क्योंकि वो टैक्स पेयर नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट टैक्स पेयर, दैट इज वाई इज एंड ही एंड सी इज कॉल्ड एज व्हाट, उसकी जो इनकम है वो कैसी बोली जाएगी, डाइवर्सिबल इनकम, ठीक है। और मैंने बताया था कि डाइवर्सिबल इनकम में से लेन देन को निकाल कर, भाई किसी ने कर्जा ले लिया, कहीं से बैंक से लोन ले ली, निकाल के जो पैसा बचेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, रियल इनकम। क्या बोलेंगे, रियल इनकम। आप एक बात बताओ, आप लोगों के पास आप लोगों के पास, हमारे पास, मतलब ज़्यादातर 80 to 70% जो लोगों के पास जो इनकम होती है वो कैसी इनकम होती है, एक बात बताइए, कैसी इनकम होगी वो, क्या डाइवर्सिबल इनकम होगी, क्या मॉनेटरी इनकम होगी, या रियल इनकम होगी। भाई अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो कर्जा चुकाओगे तो कैसी इनकम बचेगी, रियल इनकम बचेगी। कर्जा नहीं ले रखा तो आपकी जो मॉनेटरी इनकम है तो वही डाइवर्सिबल इनकम है, वही रियल इनकम है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ इनकम। ये क्या होती है, ये होती है इनकम, ठीक है सर। ये तो हो गई किसी इंडिविजुअल इनकम की बात, ये किसी व्यक्ति की आय की बात की, हमने किसी व्यक्ति की आय की बात की। आप लोगों ने ये सारी इनकम पढ़ ली, ठीक है, समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ इनकम, मौद्रिक आय क्या होती है, प्रयोज्य आय क्या होती है, डाइवर्सिबल इनकम क्या होती है, रियल इनकम क्या होती है, मॉनेटरी इनकम क्या होती है। वैसे ही हम लोगों ने देखी थी किसी इंडिविजुअल की इनकम। अब हम देखते हैं राष्ट्र की इनकम। राष्ट्र की इनकम से हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय इनकम। जैसे कि हमारे प्यारे भारत देश की इनकम होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय इनकम। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय इनकम। हमारे इंडिया की जो इनकम है उस इनकम को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय इनकम, क्योंकि राष्ट्रीय इनकम है तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय इनकम। सर राष्ट्रीय इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय इनकम का मतलब होता है कि किसी देश के अंदर सभी कंपोनेंट, जैसे कि सभी कंपोनेंट क्या होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो प्लस प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। देखो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से होने वाली जो इनकम होती है वो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से होने वाली कुल इनकम, मतलब टोटल इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज नोन एज नेशनल इनकम। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो कहने का मतलब है जो लोग हैं वो पैसा कहाँ पे कमाते हैं भाई, मतलब लोग छोड़ो, यहाँ पर जो हम लोगों की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, नेशनल इनकम की, राष्ट्र की इनकम की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्र की इनकम की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर जो इंडिया है, हमारा भारत देश है, वो भारत देश गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों से पैसा कमाता है, ठीक है सर, सेक्टर दो हैं। तो जब उन दोनों से पैसा कमाता है, अब जैसे हमने इंडिविजुअल की देखी थी, पैसा कमाना इनकम हो गई, तो वैसे ही कोई देश अगर दोनों सेक्टर से पैसा कमाता है, उन दोनों सेक्टर की जो टोटल इनकम होती है उसको प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद जो आपको मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो किसी देश में सभी घटक सरकारी और गैर सरकारी से मिलने वाली कुल आय के योग को नेशनल इनकम कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं।
हालांकि राष्ट्रीय एनएनपी को दर्शाता है। क्या था, किसको दर्शाता है, एनएनपी को। अब एनएनपी हमने क्या बोली थी, एनएनपी को हमने बोला था कि टूट फूट, बस जीएनपी हमने क्या बोली थी, जीएनपी मतलब राष्ट्रीय आय होती है, वैसे ही ये भी राष्ट्रीय आय होती है, उसमें से टूट फूट को निकाल कर एनएनपी बचती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर इसकी बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम फायदे में क्या होता है, ये एनएनपी को दर्शाता है, किसको, एनएनपी को दर्शाता है। ठीक है, अगर नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला देखोगे, नेशनल इनकम इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। भाई एनएनपी को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, नेशनल इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी, नेशनल इनकम मिलेगी। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। सर नेशनल इनकम, हमारा भारत देश कितना बड़ा है, यहाँ पर कितनी सारी गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी होंगी, सेक्टर मतलब फैक्ट्री होंगी, इंस्टीट्यूट होंगे, बॉडी होंगी, पब्लिक सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, इन सभी सेक्टर में से पैसा मिलता है, इनकम होती है, उसको कैलकुलेट करके उसको जोड़ देना, प्लस कर देना, ऐड कर देना, तब जाकर नेशनल इनकम बनती है। इतना सब कुछ जो अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करता कौन होगा। बात भाई मतलब बहुत समझाने वाली बात, मतलब जो बात है, बात पर ज़्यादा फोकस करने वाली बहुत ज़्यादा ये है। क्यों, जैसे कि हम लोग, आप लोग 50-60 रुपये कमाते हो, घर में एक डायरी रखते हो, डायरी रखने या तो बैंकिंग सिस्टम है, ऑनलाइन है, उसके थ्रू सबको पता चल जाता है कि हमारी इनकम ये है, इतना खर्चा यहाँ पर होने वाला है, इतना खर्चा यहाँ पर हो गया या हो गया था। वैसे ही देश है भाई, देश बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसके बाद भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर से होने वाली जो इनकम है, उसकी टोटल इनकम को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। इसकी जो कैलकुलेशन करता कौन है, देखो इसकी कैलकुलेशन एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूट है, उसे वो इसके द्वारा इस कैलकुलेशन होती है, उसे बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके थ्रू ये क्या करती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। क्या करेगी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेगी। कहने का मतलब है नेशनल इनकम कैलकुलेट किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इसकी गणना की जाती है, किसकी, राष्ट्रीय आय की। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में 29 जून को हुई थी, 29 जून को हुई थी। आज भी हमारे भारत में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, आज भी हमारे भारत में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हो ना, हालांकि 14 फरवरी अकबर का जन्म हुआ था, लेकिन नहीं मनाएंगे वो लोग। और 14 फरवरी को क्या है, ब्लैक डे भी सेलिब्रेट कर, मतलब 14 फरवरी को जो हमारे जो पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए थे देश के लिए, तो उसका जो शोक मनाते हैं। हालांकि बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी, हम लोगों ने काफ़ी जो अपने देश के जो वीर जवान खोए थे। और दूसरी बात यह है कि 14 फरवरी को कुछ लोग वैलेंटाइन डे के रूप में ही मनाते हैं, तो ठीक है, अपनी अपनी सोच है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की थ्रू इस जो हमारी नेशनल इनकम होती है, उस नेशनल इनकम को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नेशनल इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गई नेशनल इनकम। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की थ्रू मतलब मदद से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय एनएनपी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एनएनपी को दर्शाता है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। भाई पर कैपिटा इनकम, ये तो राष्ट्रीय आय हो गई। एक काम करते हैं, हाँ पर कैपिटा इनकम समझ लेते हैं पहले। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। देखो प्रति व्यक्ति आय किसी को बोलते हैं, किसी देश के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर हर एक इंसान जो कुछ ना कुछ कमाता है, उसकी आय, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। हालांकि हमारे भारत में पर कैपिटा इनकम की पहली बार जो कैलकुलेशन या गणना की गई थी, वो की गई थी
1868 में 1868 में पहली बार पर कैपिटा इनकम की क्या की गई थी, कैलकुलेशन की गई थी। और वो की किसने थी, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी द्वारा हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने उस समय बताया था कि जो भारत की पर कैपिटा इनकम है वो 20 रुपये थी, जो कि सालाना थी। सोचो 1868 में कोई व्यक्ति एक साल में 20 रुपये कमा रहा है, उसकी वैल्यू क्या रही होगी। आज के टाइम पे एक साल में 2-2.5 लाख रुपए कमाते हैं। अच्छा मतलब कम सैलरी हो, ज़्यादा सैलरी तो 15 से 20 लाख रुपए कमा लेते हैं, उसके 20,000 रुपये क्या, सॉरी 20 रुपये सालाना थी। इन्होंने इसकी चर्चा इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है उस किताब का नाम पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इसकी चर्चा की गई है कि 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। उस समय उन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय आय 20 रुपये थी, जो कि सालाना थी, जो कैसी थी, सालाना थी। हालांकि इसकी चर्चा इन्होंने अपनी एक किताब लिखी गई है कि द ब्रिटिश पॉवर्टी एंड यूएन रूल इन पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में उन्होंने चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये थी पर कैपिटा इनकम। बाद में पर कैपिटा इनकम हो रही क्या है। अब एक बात बताओ, आप किसी गांव में रहते हो, तो आप किसी गांव में, आप एक घर में बता दो, आप घर में 4 भाई बहन हो, 4 भाई बहन में से 4 लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से पर इंसान मतलब पर इंडिविजुअल की जो इनकम होगी उससे हम क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को भाई जो एरिया है उस एरिया से, मतलब एरिया में जो रहने वाले लोग पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। क्या निकल के आएगी हमारे पास, पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम निकालना है तो पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू, ऊपर लिखेंगे नेशनल इनकम और नीचे लिखेंगे पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन से क्या, पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगी, नेशनल, तो हमारे पास क्या बचेगी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या मिलेगी, प्रति व्यक्ति आय। भारत की वर्तमान जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी है, 1,70,000 रुपये। कितनी है, 1,70,000 रुपये। इंडिया की जो 2023 में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 1,70,000 रुपये। कितनी है, 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपये वर्तमान में जो भारत में जो जितने भी लोग हैं उनके पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1,70,000 रुपये। कितनी है, 1,70,000 रुपये। तो ये थी पर कैपिटा इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम के साथ साथ एक चीज़ देखते हैं, हिंदू ग्रोथ रेट क्या होती है बाय द वे। देखो हिंदू ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, हिंदू ग्रोथ रेट हिंदू ग्रोथ रेट ऐसे नाम से मत जाना कि हिंदू ग्रोथ रेट मतलब कि ये हिंदुओं के लिए, मोमडन के लिए नहीं है भाई। यहाँ पे जो रिलीजन है उसकी कंट्रोवर्सी प्लीज़ यहाँ बंद कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नाम दे दिया हिंदू, आप लोग, आपका नाम अमन है तो अमन, विकास दर कर लो, सुनील कर लो, जो भी है उसका नाम है, अपने नाम लगा लो आप। आगे अगर हिंदू नहीं अच्छा लग रहा तो कहने का मतलब हिंदू विकास दर क्या होता है। देखिए हिंदू विकास दर 1950 से लेकर 1980 के दशक के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में देखे गए आर्थिक विकास, मतलब समझना, भारतीय अर्थव्यवस्था में देखे गए आर्थिक विकास की निम्न दर को दर्शाने के लिए इस वर्ड का यूज होता था। मतलब हिंदू विकास दर, जो हिंदू ग्रोथ रेट है वो कुछ नहीं है, इकॉनमी में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है उसको डिनोट करने के लिए, उसको शो कराने के लिए इस वर्ड का यूज होता है, हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल इनकम और ये हमारी क्या थी, पर कैपिटा इनकम। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। सो देयर आर वेरियस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो स्टार्ट करें, ठीक है।